हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। बेटा लास्ट क्लासेस में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम कर लिया। अभी बारी है यहाँ पे किंगडम नंबर 3 दैट इज फंजाई। इसको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा किंगडम है जिसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बट स्टिल देर इज़ लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं है, यार मुझे याद नहीं हो रहा, कन्फ्यूजन हो रही है। तो आपको जैसे मैं पढ़ा रही हूँ उसी सीक्वेंस में आप पढ़िएगा। जैसे कि कहने का मतलब है, लेट्स सपोज इसमें कैसी साइकिल हो रही है, लाइफ साइकिल हो रही है, कैसे रिप्रोडक्शन कर रही है, तो जो मैं सीक्वेंस आपको बताती चलूंगी कि इसमें ऐसा होता है इसमें ऐसे होता है, उसको आप ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। उसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप इसी तरीके से अपने नोट्स बनाएंगे तो देन आप इसको इजीली जब भी रिवाइज करोगे तब तक आपको याद हो जाएगा। कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स भी लेकर के आई हूँ सो दैट हम एनसीईआरटी से ही समझ लें। कभी कभी ऐसा होता है ना, नोट्स पढ़ते हैं फिर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता। तो कुछ चीज़ों में एनसीईआरटी लेकर के आई हूँ ताकि आप क्लैरिफाई कर सके कि हम एक्चुअली कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं। एंड नाउ किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमिलिया हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि बेटा वो हमको पढ़ना है आपके अगले चैप्टर्स में, है ना। चलिए, सो नाउ मैं शिवांगी शर्मा एक फिर आप लोगों के साथ स्टार्ट करती हूँ अपनी जर्नी एक और नए लेक्चर के साथ। तो चलिए बेटा, सारी क्लासेस को फॉलो करें। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, गो चेक द प्लेलिस्ट एंड प्लीज वॉच ऑल द लेक्चर्स, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए तो शुरू करते हैं किंगडम फंजाई। अब अगर मैं किंगडम फंजाई की बात करती हूँ तो ये कैसे है, ये बहुत ही बेगैरत किस्म के थे। बेगैरत किस्म के ये नहीं है, लोगों ने इनको बना दिया। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी डाल रहे थे, कभी बैक्टीरिया के साथ डाल दिया, कभी प्रोटिस्टा के साथ डाल दिया, बहुत समय तक तो इनको प्लांट्स के साथ ही मिक्स किया हुआ था। लेकिन यार ये बहुत अलग हैं, इनकी खूबियों को कोई पहचान नहीं रहा। देखिए दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिकम्पोजर्स होते हैं बेटा, जो सड़ी गली चीज़ें हैं, जो डेड चीज़ें हैं, उनको डिकम्पोज करने में मदद करते हैं। बहुत से फंजाई आपके इनमें से ड्रग्स भी मिलते हैं, ठीक है, टॉक्सिक होते हैं, तो इकोलॉजिकल इनका इंपॉर्टेंस है। बहुत से फंजाई एडिबल भी होते हैं। और बहुत एक इंपॉर्टेंट फंजाई ईस्ट, भाई ये तो ब्रेड बनाने में, ये तो आपका अल्कोहल बनाने में कितना इस्तेमाल होता है, तो भाई ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम मिस करते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें इसको अच्छे से पढ़ना है। सो चलिए बच्चे शुरू करते हैं अब इसके साथ। तो ये फंजाई को क्यों आखिरकार सब में मिक्स किया जा रहा था, क्योंकि देखिए ना ये प्रोकैरियोटिक है ना, तो ठीक है इसको हमने अलग कर दिया, यूकैरियोट्स में डाल दिया। अब ऐसा भी नहीं है कि यूनिसेलर है तो हम इसको प्रोटिस्टा में नहीं डाल सकते थे, प्लांटे में नहीं डाल सकते थे, क्योंकि प्लांट्स में सभी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और इनके पास ऑटोट्रॉफ जैसी 1% भी खूबी नहीं होती। ये बिल्कुल डिकम्पोजर्स है यार, तो इनको बिल्कुल अलग चीज में डाल दिया, इनको डाल दिया इनका अलग किंगडम फंजाई। इस किंगडम में फंजाई में इनकी बॉडी थैलस होती है। थैलस बोले तो जैसे कि कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। एक्चुअली इनको पहले प्लांट किंगडम के अंदर थैलोफाइटा में हम पढ़ते हैं। थैलोफाइटा में एल्गी आता है, फंजाई तो एल्गी की तरह, जैसे एल्गी के पास कोई रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, लीफ नहीं है, इनके पास भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। और ये यूनिसेलर मल्टीसेलर दोनों है। मेजॉरिटी केसेस में दीज आर मल्टीसेलर, बट दो हम यहाँ पे एग्जांपल्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी में। एक मेंशन है जो कि आपका यूनिसेलर होता है, उसके अलावा ये डिकम्पोजर्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ऑब्वियसली दीज आर यूकैरियोट्स, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक कैसे हैं बेटा, ये सैप्रोफिटिक है, यानी ये डेड और डिकेइंग चीजों पे फीड करती है। फूड जो फिर ये अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑयल एंड ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? कुछ नहीं है, जैसे स्टार्च होता है ऐसे ग्लाइकोजन होता है, ये भी ग्लूकोज से बना होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ए क्लोरोफाइलस, यानी इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तभी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। स्पोर प्रोड्यूसिंग होते हैं ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपसे कहा था स्लाइम मोल्ड में एक क्वालिटी फंजाई जैसी होती है कि वो स्पोर्स बनाते हैं। यहाँ पे फंजाई बेटा अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएं चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएं, दोनों में ही ना ये स्पोर्स बना सकते हैं। अब जब मैं कहती हूँ स्पोर्स क्या होता है, तो स्पोर्स कुछ नहीं है, इसको एक चीज याद रखिए यहाँ पे, दीज आर नथिंग बट स्मॉल हैप्लॉइड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स।
which germinate on favorable condition to new individual। क्या बोला मैंने? देखो इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो ब्रेड होती है, तो ब्रेड तुमने ऐसे बाहर रखी हुई है, तो देखिए हमारे आसपास एयर में हमेशा बहुत सारी चीजें उड़ रही हैं जो हमें दिख भी नहीं रही, तो फंजाई के स्पोर्स भी उड़ रहे होते हैं। अब ये स्पोर्स कुछ नहीं है, छोटे छोटे टाइनी स्ट्रक्चर्स, ये जब ब्रेड के ऊपर आते हैं तो ब्रेड के ऊपर क्या मिल रहा है? ब्रेड के ऊपर भाई इनको मिल रहा है इनका खाना, और वहाँ पे इनको मिल रहा है इनका मॉइस्चर, तो वहाँ पे ये उसको ब्रेक डाउन करने लगते हैं और रिप्रोड्यूस कर जाते हैं और अपने आप को बढ़ाते हैं, ग्रो करते हैं। सो ये बेटा आपके स्पोर्स होती है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड आपको और क्लियर होगा जब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे सेल, उसके बाद सेल साइकिल, सेल डिवीजन। सो देखिए बेटा, हैप्लॉइड का मतलब होता है ऐसी चीज जिसके पास सिंगल सिंगल लिख रही हूं मैं, क्रोमोसोम हो। क्यों लिखा है मैंने सिंगल दो बार? इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही क्रोमोसोम है, इसका मतलब ये है कि सिंगल पेयर में नहीं है। जैसे हमारे पास 46 है, जो कि एक्चुअली 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें 23 क्रोमोसोम स्पर्म से आते हैं, 23 क्रोमोसोम एग से आते हैं, तो ये फ्यूज होता है, फिर हमारे पास 46 बनते हैं। बट यहाँ पे इनके पास होते ही सिंगल है, इस तरीके से, These are not in pairs, तो इसको हम हैप्लॉइड कहते हैं। एक चीज बेटा याद रखिए हमेशा, गैमीट भी हैप्लॉइड होता है, स्पोर भी हैप्लॉइड होता है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं गैमीट और स्पोर में क्या डिफरेंस है। गैमीट आपका फ्यूज करता है, अगर कोई मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है, दे विल फ्यूज एंड दे विल फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। यहाँ पे ये आपके फ्यूज नहीं करते हैं, दे जर्मिनेट। ठीक है, चलो ना, ये एडिबल भी हो सकते हैं, नॉन एडिबल, कुछ टॉक्सिक भी होते हैं। अगर ये बार्क में प्रेजेंट है तो इसको कॉर्टिकोकोलस कहते हैं, काउडंग में तो कॉर्पोफिलस कहते हैं, एपिजाइलिक यानी वुड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एपी मतलब ऊपर, बर्न्ट वुड जली हुई वुड में जाइलोफाइलस, और हेयर और हॉर्न में पाए जाते हैं तो केराटिनोफाइलस। तो ये आपके फंजाई की कुछ चीजें हुई। चलिए अब आगे कुछ एनसीईआरटी की लाइंस हैं, इसी के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगी, एक एक लाइन रीड करूंगी, फिर मैं आपको इसके दिखाऊंगी। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, अब आप लोगों ने क्लास 11th पे एंट्री करी है, एक चीज जिंदगी पर याद रखो, अगर आप लोग नीट क्लियर करना चाहते हैं, नीट वो बच्चा कभी क्लियर नहीं कर पाएगा जो क्लास 11th की बुक को और 12th की बुक को अलग अलग रखेगा। नीट वही बच्चा क्लियर करता है जब हर चैप्टर में वो किसी ना किसी चैप्टर की चीजों को खोजता है। जैसे मैं यहाँ पे अब जो भी फंजाई पढ़ूंगी वो आपको कहीं ना कहीं और भी दिखेंगी, तो जब आपको कहीं किसी चैप्टर में और दिखेंगी, आपको उसको रिकॉल करना होता है। You have to understand कि the 11th and 12th is one biology, then only you can clear NEET exam। ये एक ग्रंथ है भाई, ग्रंथ बटी हुई नहीं होती, एक ही होती है, तो तुम्हें इसको एक ही किताब की तरह समझना है। एक स्टोरी समझ लो इसको, ये जैसे कोई स्टोरी है जो कंटिन्यूसली चल रही है, कि आज हमने कुछ पढ़ा, कल हमने कुछ पढ़ा, परसों जो हम पढ़ेंगे उसमें पहले का कुछ होगा, नहीं है तो उसको रिलेट करो, आपको हर चीज के आंसर्स मिलते रहेंगे जैसे जैसे आप चैप्टर्स 12 तक करते जाओगे। यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें जो आएंगी, ये हम कुछ आगे भी देखेंगे आपके फ्यूचर लेक्चर्स में ना। फंजाई बच्चे इस तरीके से कैसा है, तो देखिए हेट्रोट्रॉफिक है, बहुत ज्यादा अलग अलग इसकी मॉर्फोलॉजी देखने को मिलती है, स्ट्रक्चर, हैबिटेट, यानी कई जगह पे ये पाया जाता है। ये ब्रेड में भी मिल सकता है, सड़े हुए फ्रूट में भी मिल सकता है, मशरूम्स जो होते हैं इसको हम खाते हैं बेटा, तो ये एडिबल भी होते हैं, और ये स्टूल्स में भी मिलता है ना। व्हाइट स्पॉट और सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू अ पैरासिटिक फंगस। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा, यहाँ से मुझे ये पता लगा कि ये जो आपके फंगस हैं, मेरे पास यहाँ पे इसकी मैं देखूंगी मेरे पास जिसकी फोटो होगी ना। मस्टर्ड के पेड़ में एक बीमारी लग जाती है, तो उसमें एक्चुअली क्या होता है, वाइट कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। तो वाइट कलर के स्पॉट्स क्यों आते हैं, दैट इज बिकॉज उस पर फंगस ग्रो किया है। तो वो फंगस उस पर क्यों फालतू में ग्रो थोड़ी किया होगा, वो फंगस उसमें अपना खाना पा रहा है। तो वो फंगस एक पैरासिटिक, इट इज लिविंग ऑन अ लिविंग होस्ट,
ठीक है, चलिए अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो ईस्ट बेटा आपका क्या होता है? इट इज यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम ब्रेड खाते हैं तो ब्रेड आपकी फर्मेंटेशन से बनती है और अल्कोहल आपकी फर्मेंटेशन से बनती है। तो ईस्ट बड़ी काम की चीज़ है, अक्सर गमों को भुला देने वाली चीज़ बनाता है। अगर कुछ हो गया, बुरा हो गया तो क्या करते हैं? अल्कोहल पीते हैं लोग, है ना। तो ये अल्कोहल कैसे बनती है? ईस्ट से बनती है। तो व्हाट दैट ईस्ट डू, ईस्ट कुछ नहीं करता। जैसे मान लो कोई कार्बोहाइड्रेट लिया हमने, कोई शुगर ले लिया किसी भी तरीके का, हमने शुगर केन का रस ले लिया, या हमने लेट्स सपोज वाइन बनानी है तो ग्रेप का जूस ले लिया। अब ग्रेप के जूस में क्या है? शुगर तो है ना। अब उसके अंदर ईस्ट डाल दो 1 चम्मच एक्टिवेटेड। तो ईस्ट क्या करता है? आपने क्लास 10th में पढ़ा था, एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन करता है। ये उस खाने को तोड़ेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, रिजल्ट में ये इथेनॉल प्रोड्यूस करता है और इसी इथेनॉल की वजह से ये अल्कोहलिक होता है। तो इसीलिए बेटा ईस्ट को हम कहते हैं बियर। तो क्योंकि इसको ब्रूअर्स ईस्ट कहते हैं क्योंकि बियर बनाता है, और इसको बेकर्स ईस्ट कहते हैं क्योंकि ब्रेड बनाता है। चलिए आगे बच्चे, बहुत से ऐसे फंजाई होते हैं जो डिजीजेस भी फैलाते हैं बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स में। जैसे आपका प्लांट के अंदर अगर मैं बात करूं तो पक्सीनिया, ये रस्ट कॉज करता है। सो इफ यू लुक एट हियर, ये आपका वीट का प्लांट है। सो दिस इज कॉज बाय पक्सीनिया। तो जैसे जंग लग गई हो ऐसा लग रहा है, तो ये एक्चुअली फंगस इसमें ग्रो किया है, तो ये डिजीज फैलाता है। अच्छा, आपने वो ऐड देखा होगा, रिंग गार्ड लगाए नो, खिच खिच वगैरह वगैरह, दांत खाद खुजली को दूर भगाओ वगैरह। वो क्या होता है? रिंग वर्म कहते हैं उस डिजीज को, लेकिन वो भी फंगस कॉज करता है। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एनिमल्स में अगर मैं ह्यूमंस की बात करती हूँ तो ह्यूमंस के अंदर जो रिंग वर्म होता है, it is caused by a fungus, Trichoderma epiderma phyton, Trichoderma नहीं, Trichophyton. Trichoderma is another different. तो ये बेटा आपके डिजीजेस फैलाते हैं प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। आगे देखिए, सम आर दी सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। एक बार 1945 में एक चमत्कार हुआ था बेटा। 1945 से थोड़ा सा पहले, एक्चुअली 1945 में नोबेल प्राइज मिला था उस चमत्कार के लिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अचानक से मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज दी पेनिसिलियम। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक बार एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया में। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि कोई कंटामिनेशन हो गई उस बैक्टीरिया की प्लेट में, थोड़ा सा कंटामिनेशन आ गया, कुछ आ गया। अभी उसकी वजह से क्या हुआ? उसमें ग्रोथ होने लग गई, किसी चीज़ की ग्रोथ हुई, और उन्होंने देखा कि इस चीज़ की जो ग्रोथ हो रही है उसके आसपास कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा। यानी उन्होंने कंक्लूड किया कि ये पर्टिकुलर चीज़ से कुछ तो ऐसा निकल रहा है जो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहा। That was the first antibiotic which was made from Penicillium notatum. तो ये भी एक फंजाई है, पेनिसिलियम नोटाटम से इससे सबसे पहली एंटीबायोटिक निकली जिसका नाम है पेनिसिलिन। ठीक है, तो यार ये बड़ी ही काम की चीज है और मेरे हो रहा है सर में, आई डोंट नो, हल्का सा इससे दर्द। तो चलो दर्द को करते हैं दूर और पढ़ते हैं बिना दर्द के साथ पढ़ाते हैं ताकि तुम लोगों को भी पढ़ करके मजे आए। सो यहाँ पे देखिए बेटा, नाउ हाँ, लुक एट हियर, सो सम आर द सोर्स ऑफ पेनिसिलिन। बेटा फंजाई जो होता है वो कॉस्मोपॉलिटन, हर जगह पाया जाता है। आप उसको एयर में देख लो, वाटर में देख लो, सॉइल में देख लो, एनिमल और प्लांट्स के ऊपर देख लो, हर जगह। अगर रेफ्रिजरेटर में ग्रो नहीं कर पाता क्योंकि बेटा वो ड्राई कंडीशंस होती हैं, हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस में ज़्यादा ग्रो करता है, तो हम खाने को फ्रिज में इसलिए रखते हैं ताकि फंगस उस पर ग्रो ना हो सके, क्योंकि फंगस को प्रेफरेबल होता है वार्म एंड ह्यूमिड टेम्परेचर। आगे देखेंगे यहाँ पे, फंगस बेटा पैरासाइट्स हो सकते हैं, सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं, कुछ लाइकन की फॉर्म में, लाइकन हमने पढ़ा था, फंजाई और एल्गी की एसोसिएशन होती है। माइकोराइजा क्या होता है? ये हायर प्लांट्स और फंजाई की एसोसिएशंस होती है। सो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, सो दिस इज लाइकन,
ये एल्गी और फंजाई की एसोसिएशन है। तो एल्गी से इसको खाना मिलता है, फंजाई इसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। लाइकन आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, जहां पे ज्यादा पॉल्यूशन होगा लाइकन्स कभी वहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे, एंड दैट इज माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है? इट इज फंजाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो हायर प्लांट के रूट्स को ये मदद करता है एब्जॉर्ब करने में न्यूट्रिएंट्स वगैरह। चलिए, ये मेरा देखो ब्रेड पे लगा है, दिस इज राइजोपस, ब्रेड मोल्ड कहते हैं इसको, ये ब्रेड पे लगी है। चलिए, यहां पे ये चीज कंप्लीट होती है। अब आगे फंगाई के स्ट्रक्चर्स को देखिए बेटा। फंजाई का जो स्ट्रक्चर है इट इज अ थैलॉइड, थैलस, कोई ऐसा प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर नहीं दिखता, और ये हैप्लॉइड होती है। दे कुड बी मल्टीसेलर, दे कुड बी यूनिसेलर। अगर मैं ईस्ट की बात करूं, अगर मैं सिंट्राइटियम की बात करूं, तो ये बेटा आपके यूनिसेलर होते हैं, बाकी आपके मल्टीसेलर होते हैं। सो दिस इज द राइजोपस, जो ब्रेड मोल्ड फंजाई है, जो ब्रेड पे लगता है, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, अब इनकी बॉडी की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है बेटा, और काइटिन क्या होता है? इट इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, नैग। रिमेंबर हमने पढ़ा था मोनेरा में, नैग एंड नाम से बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन। काइटिन केवल एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन को मिला करके बनी होती है। सो काइटिन इज अ पॉलीसेकेराइड, ये शुगर है, बहुत सारी शुगर से बनी है, तो इट इज अ पॉलीसेकेराइड। और लेकिन फाइटोफथोरा और पाइथियम, इसकी सेल वॉल बेटा सेल्यूलोज की होती है। ठीक है, चलिए अब इसकी बॉडी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो इसकी बॉडी कुछ ऐसी, तो कुछ तो या तो ऐसे यूनिसेलुलर है, मान लो ये यूनिसेलुलर है, इसके पास ऐसा सेल है। कुछ बेटा कैसे होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के होते हैं, कुछ ऐसे। तो मान लो जिसके ऊपर भी ग्रो कर रहा है, लेट्स सपोज दिस इज द सबस्ट्रैटम। सबस्ट्रैटम मतलब जिसपे ग्रो किया है, कोई पत्थर पे, कोई रॉक पे, कोई ब्रेड पे, कोई खाने पे, कोई प्लांट पे, किसी पे भी। तो ये कुछ ऐसा ग्रो करता है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं माइसीलियम, और एक थ्रेड को कहते हैं हाइफे। अब ये इनके ऊपर स्पोर्स बनेंगे, तो स्पोर्स कहां बनेंगे? तो कोई ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर भी हो सकता है जिसके ऊपर स्पोर्स हो, जिसके अंदर स्पोर्स हो, या ऐसा स्ट्रक्चर नहीं भी हो सकता है। तो मान लो किसी किसी के पास ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम वो हो गया जिसके अंदर आपके स्पोर्स हैं, और जो डंडे पे स्पोरेंजियम है इसको कह देंगे स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, अगर आप पिछले डायग्राम में देखोगे तो यहां पे ये कुछ इस तरीके से है, फिर यहां पे ऐसे स्पोर्स हैं। सो दीज आर ऑल्सो स्पोर्स, बट दीज आर एक्सोस्पोर्स। एक्सोस्पोर क्या है? जब किसी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है। ये कैसे स्पोर्स हो गए? ये एंडोस्पोर्स हो गए, ये किसी स्ट्रक्चर के अंदर है। अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मैंने तो ऐसा बना दिया, लेकिन ये एक्चुअली कैसे होता है? इट इज लाइक दिस। ये ऐसे हो सकता है, ठीक है, ये ऐसे ब्रांच्ड भी हो सकता है, सो दिस इज अनब्रांच्ड, ये ऐसे ब्रांच्ड भी हो सकता है। अब एक और यहां पे बनाऊंगी इस तरीके से। अब ध्यान से देखिए, कुछ कुछ इसका हाइफे, ये जो हाइफे है, कुछ कुछ हाइफे ऐसा होता है जिसमें ऐसे आपको बहुत सारे सेल्स दिखेंगे। तो ये अलग अलग सेल्स हैं, दीज आर मल्टी सेल है, ये इनका न्यूक्लियस। तो इनके बीच में ये सेल्स क्यों बने? क्योंकि इनमें डिवीजन है। तो ऐसे हाइफे को सेप्टेट हाइफे कहते हैं। अलग अलग सेल्स हैं, लेकिन किसी में ऐसा एक ही होगा और यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे।
ऐसे हाइफे को एसेप्टेट कहते हैं। एसेप्टेट का मतलब है कि इसमें सेप्टा नहीं है बेटा। तो ऐसा लग रहा है एक ही बड़ा सा सेल है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है, और जब एक ही में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इसको सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनोसिटिक कंडीशन। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे भी देखो मैं एनसीईआरटी का ये पार्ट लेके आई हूँ। एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट जो कि यूनिसेलर है, बाकी सारे फिलामेंटिस्ट होते हैं। हाइफे एक एक फिलामेंट, लॉन्ग स्ट्रक्चर, और इन सबके नेटवर्क को माइसीलियम कहते हैं। हाइफे या तो कंटिन्यूस हो सकता है, उस तरीके से मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक ही साइटोप्लाज्म लगेगा, इसको सिनोसिटिक हाइफे कहेंगे, या दूसरे में ऐसे क्रॉस वॉल्स होंगी, सेप्टा होएगा तो इसको सेप्टा बोलेंगे। अब ये तो अनब्रांच पे सकता है, ब्रांच भी हो सकता है। चलो ये देखिए बेटा, ये मेरा किस तरीके का हाइफे है? ये एसेप्टेट हाइफे, क्योंकि ये पूरा ऐसे दिख रहा है, एसेप्टेट। ठीक है, चलिए आगे। अब यहाँ पे ये एसेप्टेट, सेप्टेट हाइफे, ये सब क्या है? तो ये तो हम समझ गए। अब मुझे ये समझना है कि ये किन किन फंजाई में होता है। एक मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहूंगी, पहले आगे बढ़ने से पहले वैसे तो फंजाई को पूरा पढ़ना चाहिए, रिप्रोडक्शन भी, उसके बाद क्लासिफिकेशन समझानी चाहिए, लेकिन पहले क्लासिफिकेशन, उसके बाद अब हम फंजाई की चीजें पढ़ेंगे। बिकॉज मैंने आपसे क्या कहा, याद नहीं होती है कौन सी चीजें किस में है, तो उसको याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुरू से मैं अपने दिमाग में 4 तरीके के फंजाई लेकर के चलूं। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और डिटेरोमाइसिटीज। याद है एक एक्टिनोमाइसिटीज था, तो वो फंजाई लाइक था इसलिए उसको फंजाई में भी डालते हैं, लेकिन एक्चुअली इट इज अ प्रोकैरियोट, तो हमने उसको मोनेरा में लिखा था। पढ़ना हमें उसको किसी में भी नहीं है, ना ही इसमें ना ही उसमें। ना ये बेटा फंजाई आपके फर्दर अलग अलग डिवाइड होते हैं इन 4 कैटेगरीज में। ये जो फाइकोमाइसिटीज होता है ये सबसे ज्यादा प्रिमिटिव होता है, सबसे पुराना, और इस फाइकोमाइसिटीज को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक oomaisites और एक zygomaicites। सो नाउ zygomaicites, तो अब मुझे क्या पढ़ना है? फाइकोमाइसिटीज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, zoomaicites, zygomaicites, zygo और oomaicites, देन वी हैव एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसके अंदर ये सारे एग्जांपल्स आते हैं, हमें केवल एनसीईआरटी के याद करने हैं। अब ये 4 दिमाग में ला दो, इसको इसी सीक्वेंस में याद करो, फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब देखिए सारी चीजें इन्हीं से रिलेट करा करके मैं आपको याद करवाऊंगी। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फंजाई डिपेंडिंग अपॉन हाइफे। तो ये जो हमने बात की थी एसेप्टेट हाइफे बेटा, ये हमको देखने को मिलता है केवल फाइकोमाइसिटीज में। बाकी सेप्टेट हाइफे हमको देखने को मिलता है इन एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। इन तीनों में सेप्टेट हाइफे होता है, तो कभी भी इसको ड्रॉ करेंगे तो उस पे सेप्टा बना देंगे। नाउ होलोकार्पिक एंड यूकार्पिक। अब होलोकार्पिक का एग्जांपल एक ईस्ट ले लो। अब इसका मतलब देखो क्या हुआ, ये ईस्ट बेटा कैसे डिवाइड होगा? अच्छा हमने बडिंग तो पढ़ रखी है छोटी क्लास में, है ना? ऐसे ही बहुत सारे ईस्ट बन जाएंगे भाई, और ऐसे बड्स निकलेंगे। पूरी की पूरी बॉडी, द एंटायर सेल is taking part in reproduction, yes or no? The entire body ये बेटा आपके रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। अगर मैं यहाँ पे यूकार्पिक कहती हूं तो देखो मैं फिर से बना रही हूं, केवल इसमें स्पोरेंजिया है, इसका जो स्पोरेंजिया है यहाँ पे आपको रिप्रोडक्शन दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा। जब बॉडी के कुछ कुछ पार्ट ही आपका सेक्सुअल, अब मैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी बात कर सकती हूँ, एसेक्सुअल की भी बात कर सकती हूँ। देखिए फ्रैगमेंटेशन, वेजिटेटिव इज अ डिफरेंट थिंग, उसको भी हम देखेंगे। अभी बस ध्यान से सुनते रहो जैसे जैसे बोल रही हूँ। सो यहाँ पे बेटा ये जो आपके होते हैं स्पोरेंजिया वगैरह, ये पूरे में तो नहीं है, तो इसको हम यूकार्पिक कहते हैं, कुछ कुछ पार्ट्स में ही प्रेजेंट है। होमोथैलिक एंड हेट्रोथैलिक, जब एक ही थैलस में बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो दिखाएंगे बेटा।
अब अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाएगा बेटा तो इसमें मेल और फीमेल की बात होगी। तो अगर मेल और फीमेल एक ही पार्ट पे होता है, एक ही आपके थैलस में, तो उसको होमोथैलिक्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखना है एल्ब्यूगो। और हेट्रोथैलिक का मतलब होता है आपका मेल फीमेल इन डिफरेंट, अलग अलग बॉडी में होगा। ठीक है, चलिए ये कुछ जनरल वर्ड्स हैं। अब नाउ लेट्स कम बैक टू द रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन की यहाँ पे बात करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होती है। सबसे पहले एक एक करके इसको देखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। रिप्रोडक्शन बेटा फंजाई के अंदर 3 तरीके से होती है, एक वेजिटेटिव पार्ट, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी आगे बताऊंगी। 3 तरीके की रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। अब सेक्सुअल का तो समझ में आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, क्लास 10th में पढ़ा है, देयर शुड बी फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट्स बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, एसेक्सुअल में कोई गेमीट नहीं बन रहा। लेकिन वेजिटेटिव क्या हुआ, वेजिटेटिव तो हम एसेक्सुअल में ही पढ़ते थे। देखिए बेटा यहां पे आपको 2 तरीके से देखने को मिलेगा। एसेक्सुअल में आपके स्पोर्स बनते हैं जिनको एसेक्सुअल स्पोर्स कहते हैं, सेक्सुअल में स्पोर्स बनेंगे जिनको सेक्सुअल स्पोर्स कहेंगे। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके स्पोर्स बनते हैं और वो एसेक्सुअल स्पोर्स होंगे। आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन बोथ टाइप ऑफ स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होगा जो कि आपका सेक्सुअल स्पोर्स से होगा, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कोई स्पोर्स पार्टिसिपेट नहीं करते। यहाँ पे बॉडी का कोई पार्ट है वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट मतलब जिसमें स्पोर नहीं बन रहा। यहाँ पे अब कोई स्पोर की बात नहीं है, ऐसा पार्ट मे बी हाइफे, ऑब्वियसली हाइफे हो गया। हाइफे से ही आपका नया बन सकता है क्या कुछ, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सबसे पहले इसमें आता है आपका फ्रैगमेंटेशन। तो जैसे यहाँ पे देखिए बेटा ये हाइफे है, ये 2 फ्रैगमेंट में बटेगा, दोनों फ्रैगमेंट एक पूरी बॉडी देगा। सो मान लो एक बॉडी से आपको 2 या जितने भी फ्रैगमेंट मिले, ये ईच फ्रैगमेंट न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा। फिजन, एक सेल है 2 सेल में डिवाइड हो गया, उसको फिजन कहेंगे। 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया। बडिंग, जैसे ईस्ट में पढ़ते थे बडिंग, देखो ऐसे बड निकलता है। सो ये मेरी वेजिटेटिव प्रोपगेशन हुई। नाउ नेक्स्ट अब हम यहां पे बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब यहीं पे कंफ्यूजन है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन अपार्ट फ्रॉम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब सुनो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स होते हैं उनमें एसेक्सुअल स्पोर्स आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स आते हैं उनको सेक्सुअल स्पोर्स कहा जाता है। एक चीज हमने पढ़ी थी कि दे आर हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड होते हैं बेटा। इसी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से मैं आपको यहां पे समझाऊंगी कि इनकी बॉडी में सेक्सुअल स्पोर्स और एसेक्सुअल स्पोर्स में क्या डिफरेंस होता है। चलिए, जब भी मैं कहती हूं सेक्सुअल लाइफ साइकिल की बात करेंगे यहाँ पे हैप्लॉन्टिक का मतलब, अब देखिए ये बेटा हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड मतलब इनके जो क्रोमोसोम होंगे वो ऐसे सिंगल सिंगल होते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड बॉडी में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो गैमीट तो बनेगा। बेटा इसको याद रखो, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था, मियोसिस में क्रोमोसोम आधा होता है, माइटोसिस में क्रोमोसोम सेम रहता है। मियोसिस केवल इवन नंबर के केस में होता है, जैसे किसी के क्रोमोसोम पेयर में है तो जो गैमीट बनेगा वो सिंगल सिंगल होगा। जैसे हमारे ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम बेटा ऐसा होता है, पेयर्स में होता है, तो जब गैमीट बनता है तो ऐसा ऐसा गैमीट बनता है। एक सेल में, इसमें एक मेन सेल में 4 थे लेकिन इसमें 2-2 हैं, ये मियोसिस होती है। अब अगर मेरे पास पेरेंट ही हैप्लॉइड है, क्या ये मियोसिस करेगा? नो। अगर मेरे पास यही हैप्लॉइड कंडीशन है
तो भाई ये मियोसिस नहीं करेगा। फिर ये गैमीट कैसे बनाएगा? तो ये गैमीट बनाते हैं माइटोसिस से। हर ऑर्गेनिज्म, अगर आपको हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है, ऐसे सोचो ना यार, गैमीट्स और स्पोर्स दोनों हैप्लॉइड होते हैं। अब पेरेंट भी हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाऊंगी तो बेटा हैप्लॉइड से हैप्लॉइड क्रोमोसोम इक्वल है, इक्वल करना है, तो मियोसिस नहीं कर सकते। आधे क्रोम n/2 गैमीट नहीं हो सकता। गैमीट भी स्पोर भी हैप्लॉइड ही होता है। पेरेंट बॉडी डिप्लॉइड भी हो सकती है, हैप्लॉइड भी हो सकती है। अब अगर यहाँ पे हैप्लॉइड है तो माइटोसिस से गैमीट बनेगा। अब मान लीजिए 2 गैमीट बने, लेट्स सपोज। अब ये गैमीट फ्यूज करेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, स्पोर्स हमेशा जर्मिनेट करते हैं, गैमीट्स हमेशा फ्यूज करते हैं। तो ये जब फ्यूज करेंगे बेटा तो ये बन जाएगा जाइगोट। गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है। लेकिन ये कैसे बना? एक हैप्लॉइड गैमीट से, एक हैप्लॉइड गैमीट से। अब देखो बेटा, कोई कोई पेरेंट फंजाई का जैसे एल्ब्यूगो है तो वो दोनों ही गैमीट बनाएगा। कोई कोई अलग अलग बॉडी में अलग अलग मेल फीमेल गैमीट बनेंगे। कुल मिलाकर के दोनों के फ्यूजन पे जाइगोट बना। तो जब हैप्लॉइड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे तो क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे। तो बेटा ये डिप्लॉइड जाइगोट हो गया। अब क्या ये डिप्लॉइड जाइगोट इसमें बढ़ सकता है? बताओ मुझे। ये डिप्लॉइड जाइगोट, ये बच्चा जो कि डिप्लॉइड है वो हैप्लॉइड पेरेंट में बन जाएगा, उसके जैसा बन जाएगा? नहीं। अगर भाई ऐसे ही बनता होता तब तो न जाने आज तक जितनी जनरेशन हो चुकी थी फंजाई की, हर बार डबल ही होते जा रहे होते क्रोमोसोम। ऐसा तो नहीं होता। तो बेटा इसको दोबारा हैप्लॉइड बनना होगा। अब मान लो इसने ये डिवाइड हुआ, इसने अपना बॉडी प्रोड्यूस करी। अब इसकी बॉडी में स्पोर्स बनेंगे, या ये डायरेक्टली भी स्पोर्स बना सकता है। इसको बेटा हैप्लॉइड करना होगा, तो यहां पे होगी मियोसिस। ये मियोसिस से स्पोर बनेगा बच्चा, मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, ताकि ये हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट हो करके फिर से हैप्लॉइड फंजाई बना दे। ना दिक्कत यहां पे ये आती है कि मैम ये दोनों क्या कर दिया आपने। ठीक है, जाइगोट में मियोसिस हुई, हैप्लॉइड स्पोर बन गए, क्योंकि डिप्लॉइड से मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। अब ये बड़ा हो जाएगा। किसी किसी में आपको बॉडी में दिखेंगे स्पोर्स, किसी किसी में यहां पे आपको फ्रूटिंग बॉडी देखने को मिलेगी, और किसी किसी में देयर इज नो फ्रूटिंग बॉडी। अब फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है? कुछ नहीं है, एक स्ट्रक्चर है, उसमें आपके स्पोर्स हैं, उससे रिलेटेड आपके स्पोर जुड़े हुए हैं। उसके अंदर हो सकते हैं, उसके बाहर, मतलब देयर इज अ सेपरेट बॉडी जिसमें स्पोर्स है, यूकार्पिक जैसा कुछ बॉडी है और उसमें स्पोर्स है। सो लेट मी रिपीट द एंटायर साइकिल। देयर इज अ हैप्लॉइड फंजाई, ये माइटोसिस से गैमीट बनाएगा, गैमीट फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा। अब या तो ये जाइगोट मियोसिस करके स्पोर बना देगा, या बेटा इसमें फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, उसमें मियोसिस से स्पोर बनेंगे। अल्टीमेटली स्पोर तो बनना है, फिर ये स्पोर जर्मिनेट होकर के फंजाई बन जाएगा। नाउ ये स्पोर जो आपके मियोसिस से बनते हैं, ये वाले स्पोर्स, दीज आर सेक्सुअल स्पोर्स, इनको सेक्सुअल स्पोर्स कहते हैं। अब दूसरे होते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर्स वो होते हैं जो आपके माइटोसिस से बनते हैं। अब आपको इन दोनों में डिफरेंस पता लगेगा। माइटोसिस मतलब बॉडी ने, जो हैप्लॉइड बॉडी में ऐसा हुआ होगा कि माइटोसिस हुई, मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता होगा, तो वो गैमीट नहीं बनाएगा, तो वो क्या बनाएगा? आगे तो बढ़ना है ना उसको, तो वो जो स्पोर्स बनाएगा दैट विल बी हैप्लॉइड स्पोर्स। अब समझो बेटा, दोबारा से रिपीट कर रही हूं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट वगैरह तो नहीं बनेगा, सो बॉडी कुछ तो बनाएगी, तो वो माइटोसिस करके स्पोर बनाएगी। दीज आर एसेक्सुअल स्पोर्स। अगर आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं तो गैमीट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जो स्पोर बनेगा दैट इज आपके सेक्सुअल स्पोर्स। अब
एसेक्सुअल स्पोर्स में आपको ये 5 स्पोर्स पढ़ने हैं, जू स्पोर्स, ओइडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, क्लैमाइडियोस्पोर्स, कोनिडिया। जहां पे ये वाले जू स्पोर्स देखने को मिलते हैं ओमाइसिटीज में, इसलिए मैंने आपको साथ साथ वो बता दिए थे 5। अब आप इसको रिलेट करना है, ओइडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, क्लैमाइडियोस्पोर्स, ये सारे देखने को मिलते हैं जाइगोमाइसिटीज में। क्या था मेरे पास? फाइकोमाइसिटीज, उसके अंदर ओमाइसिटीज था, उसमें जूस्पोर्स। जाइगोमाइसिटीज, इसमें ओइडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और क्लैमाइडियोस्पोर। अब मेरे पास बचता है एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो बचा मेरे पास ड्यूटेरोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज, उसमें कोनिडिया। तो ये एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज में होता है। तो ये मेरे एसेक्सुअल स्पोर्स की कहानी हो गई। अब ये देख लेते हैं ये स्पोर्स कैसे कैसे होते हैं। चलिए, सबसे पहला जू स्पोर्स। जू स्पोर का मतलब जू एनिमल चल सकता है, मतलब ये मूव कर सकता है, तो ये मोटाइल होता है, यानी इसके पास फ्लैजिला होगा, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। और ये स्पोरेंजिया के अंदर होगा तो ये एंडोस्पोर्स कहलाएंगे। तो ये कुछ ऐसे बनता है। अब देखो बेटा, जूस्पोर्स ओमाइसिटीज में बनता है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में एसेप्टेट हाइफे होता है, तो एसेप्टेट हाइफे बनाएंगे। इसमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर आया, इसको बोला स्पोरेंजियोफोर। स्पेलिंग गलत है। अब ओइडिया में थिन वॉल्ड होते हैं, नॉन मोटाइल एंड शुगर रिच कंडीशन। तो ये याद रखना है, ये शुगर रिच कंडीशंस में बनते हैं, ये ऐसे बनते हैं। These are ओइडिया, ये स्पोर्स हैं, और इनकी जो पूरी चेन है ना, इसको कहते हैं टोर्यूला। Sporangiospore, it is also under sporangium, but these are thin walled, non-motile, वो मोटाइल है। नॉन मोटाइल को एप्लेनोस्पोर्स भी कहते हैं, सारे नॉन मोटाइल स्पोर्स को एप्लेनोस्पोर्स भी कहते हैं। सो फाइकोमाइसिटीज में अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे। दीज आर एंडोजीनस, फेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। अब देखिए कैसे है। स्पोरेंजियोस्पोर, नाम से पता लग रहा है स्पोरेंजियो, आपका एक का स्पोरेंजियोफोर बनेगा। So there has to be a sporangium. There should be a sporangiospore. Sporangiophore. और इसके अंदर स्पोर्स। अब यहाँ पे एक ऐसा कॉलमुला भी होता है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, ये इसके अंदर अपने पास स्पोर्स है। क्लेमाइडियोस्पोर, थिक वॉल स्पोर्स, अनफेवरेबल कंडीशन में, जैसे मान लो ये तुम्हारा है, ऐसा बीच बीच में थिक वॉल स्पोर बन जाता है। कोनिडिया, कोनिडिया इज इन एस्को एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो यहाँ पे सेप्टेट हाइफे होता है। एक्सोस्पोर्स होते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टेरिगमेटा। दीज आर दी स्पोर्स, कोनिडिया। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टेरिगमेटा नहीं है इसमें, ये शुगर रिच्ड है, और यहाँ पे एसेप्टेट नहीं है, सेप्टेट है, ये एसेप्टेट। ठीक है, चलिए एक बार अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा से रिवाइंड करके सुनना बेटा। अभी आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ना, अब यहाँ पे बारी आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बट उससे पहले हम एनसीईआरटी की इन लाइन को समझेंगे जो एसेक्सुअल में और वेजिटेटिव में हमने अभी तक किया। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में फ्रैगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में oospores, ascospores, basidiospores। अब ये देखेंगे क्या होता है। अब यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, नाउ देयर आर 3 स्टेप्स। प्लाज्मोगैमी
कैरियोगैमी एंड स्पोर। अब देखते हैं ये क्या है, लेकिन इसके पढ़ने के पहले थोड़ा इसके टर्म्स को भी समझना होगा। गेमीट्स बनने हैं, गेमीट्स मेल एंड फीमेल है तो सेक्स ऑर्गन्स भी होंगे। गैमिटेंजिया आर दो सेल्स, हाइफे का वो पार्ट दैट प्रोड्यूसेस द गैमीट। एंथ्रीडियम बेटा इट इज दैट मेल सेक्स ऑर्गन। Anthrazoid is the male gamete. Oogonium is the female sex organ. Egg is the female gamete. अब ये साइकिल में कैसे होगा तो देखिए बेटा, 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले प्लाज्मोगैमी। अब देखिए कैसे होगा। अपने पास हाइफे है, तो जो भी 2 कंपैटिबल हाइफे होंगे, जो गेमीट जहां पे बन रहे होंगे वो फ्यूजन होगा। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास 2 कंपैटिबल हाइफे हैं, तो सबसे पहले मेरे वो सेल्स जो फ्यूज होगा, पहले उसका साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, फिर उसके बाद उसका न्यूक्लियस फ्यूज होगा। तो प्लाज्मोगैमी में साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है कुछ इस तरीके से। तो मान लीजिए एक हाइफे ये है, एक हाइफे ये है। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलेंगे। एक कंडीशन ऐसी आएगी, अब मान लो ये वाला सेल मिला रही हूं, यहां पे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज होने के बाद एक ही साइटोप्लाज्म में 2 न्यूक्लियस पड़े हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि पूरे में फिर 2-2 न्यूक्लियस आ जाएंगे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे ये ऐसा भी हो जाएगा। This condition is known as the dikaryon condition. ऐसा नहीं होता बेटा सभी के अंदर कि तुरंत आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज होने के बाद न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाए। कुछ एल्गी में एक डाइकैरियन स्टेज होती है कि कुछ समय तक आपके एक सेल में 2 न्यूक्लियस पड़े हैं, और ये जो हाइफे हो गया ये डाइकैरियन स्टेज का है। हर हाइफे का हर सेल में 2-2 न्यूक्लियस पड़े हैं। ये बेटा ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है आपकी बेसिडियोमाइसिटीज में। अब मतलब सब में ही देखने को मैं इसको ऐसे लिखती हूँ भाई, ये कंडीशन तो सब में आएगी डाइकैरियन स्टेज। अब किसी में तो ये एकदम से फ्यूज कर जाएगा, किसी में ये एकदम से फ्यूज नहीं करेगा, तो मैं ऐसे लिखती हूँ इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में ये बेटा इमीडिएट फ्यूज नहीं करते। इमीडिएट न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है वो इमीडिएट फ्यूज नहीं करता और एक डाइकैरियन स्टेज पाता है। ठीक है, आज क्या हो रहा है इसमें? तो मैंने क्या बेटा, एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज तुरंत यहां पे न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेगा, डाइकैरियन स्टेज आता है। बेसिडियोमाइसिटीज में ये स्टेज थोड़ी देर तक रहती है, लॉन्गर ड्यूरेशन तक, और ये थोड़ी उसके कंपैरेटिवली लेसर ड्यूरेशन तक रहती है। अच्छा, अब क्या होगा, उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा। न्यूक्लियस फ्यूज होने को क्या बोला, कैरियोकाइमी। तो अपने पास अब जो ये हाइफे होगा, दिस इज अ डिप्लॉयड हाइफे। भाई जो भी गैमीट्स वगैरह जो भी जहाँ पे बने बेटा वो फ्यूजन हुआ, यहाँ पे ये डिप्लॉयड बन गया। अब इसमें स्पोर्स बनेंगे क्योंकि सेक्सुअल स्पोर्स है। तो नेक्स्ट मेरा यहाँ पे होगा, देखिए वो मेरी लाइफ साइकिल बताई, अभी इसमें कैसे होता है ये बता रही हूँ। फिर मियोसिस होगी और यहाँ पे बनेंगे सेक्सुअल स्पोर्स। अब मैंने क्या बोला,
ये जो सेक्सुअल स्पोर बनेंगे या तो ये फ्रूटिंग बॉडी में बनेंगे या बेटा नहीं होगी। अब ध्यान से सुनिए, पहले इसको रीड करते हैं जो हमने पीछे एनसीईआरटी में देखा है ना। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल इज प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कैरियोगैमी। उसके बाद जाइगोट हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा। किसी किसी में एकदम से कैरियोगैमी नहीं होती तो एक डाई कैरियन स्टेज आती है, वो आपको बेसिडियो में थोड़ी ज्यादा देर तक, एस्कोमाइसिटीज में कम देर तक। अगर ये मेरा डिप्लॉइड बन गया फिर फ्रूटिंग बॉडी बनी कि नहीं बनी ना। एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी बनती है। एस्को एंड बेसिडियो में फ्रूटिंग बॉडी बनती है, जिसमें डाइकैरियन स्टेज आता है उसमें दोनों में बनती है। फाइकोमाइसिटीज में नहीं होती। तो फाइकोमाइसिटीज में क्या होता है, जाइगो एंड oomaइसिटीज, इसमें फ्रूटिंग बॉडी नहीं है, डायरेक्ट स्पोर्स बन गए। ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, इट इज एब्सेंट इन ड्यूटेरोमाइसिटीज। अभी देखो सारा मैं आपको एक रिवाइज करा करके याद करवाऊंगी, ठीक है। इसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम पढ़ चुके हैं, सेक्सुअल स्पोर्स की बात करेंगे। बहुत सिंपल है। किसमें मैंने बोला बंद हो रही है, फाइकोमाइसिटीज में जिसमें जाइगो और oomaइसिटीज आता है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी बनती है, फाइकोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनती। ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है ना। दिस इज द एस्कोमाइसिटीज का, ये बेसिडियो का है। फ्रूटिंग बॉडी दिखा रही हूं, इनकी फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहते हैं। देखिए बेटा, इसकी फ्रूटिंग बॉडी कैसी है, अगर आप इसको डिटेल में देखोगे ना, ये ऐसे हाइफे है और इसमें फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना है। ये स्ट्रक्चर, दिस इज द एस्कस, जिसमें ये फ्रूटिंग बॉडी होगी, इसको कहेंगे एस्कोकार्प। दिस फ्रूटिंग बॉडी इज द एस्कोकार्प, दिस इज द एस्कस विच इज अ सैक, और इसी के अंदर आपके बनते हैं एस्कोस्पोर्स। तो बहुत ही सिंपल है यार। एस्कोमाइसिटीज में जो फ्रूटिंग बॉडी है एस्कोकार्प, बेटा जो आपका इट इज एक स्ट्रक्चर के अंदर है, इसको मैंने एस्कस कह दिया, इसके अंदर जो स्पोर्स है उसको एस्कोस्पोर्स कह दिया। अब क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर के अंदर है तो ये एंडोजीनस स्पोर्स हो गए, नॉन मोटाइल है बेटा। बेसिडियोमाइसिटीज में ऐसा हाइफे, this is the basidiocarp, this is the basidiospores, और this is basidium, क्लब जैसा स्ट्रक्चर, क्लब लाइक। ये स्पोर्स कैसे है, एक्सोजीनस है, किसी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है, ये भी नॉन मोटाइल है। तो ये पता लग गया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज में कैसी है। अब ये देखना है कि फाइकोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर्स कैसे बनेंगे। दिस इज फॉर जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज में जो गैमेटेंजिया है, द सेल्स विच विल फॉर्म द गैमीट, ये देखो आपस में फ्यूज करेगा। अब जब ये फ्यूज करेगा इसको हम गैमेटेंजियल कॉपुलेशन कहते हैं, तो ये ऐसा बन जाएगा। ये फ्यूज कर गया। नाउ दिस इज दी आपका कोई फ्रूटिंग बॉडी नहीं है। अब इसके अंदर ये लेट्स सपोज जाइगोट, गैमेटेंजिया, गैमीट्स विल फ्यूम, इट विल फॉर्म दिस
गैमीटेंजिया जिसके अंदर गैमीट्स बनते हैं, सिंपल गैमीटेंजिया जिसके अंदर गैमीट्स बनते हैं, गैमीट फ्यूज हुआ जाइगोट बनेगा, इसके अंदर मियोसिस होगी ना बेटा, तो मियोसिस से बनेंगे ना, सेक्सुअल स्पोर्स की बात कर रहे हैं, और बनेंगे स्पोर्स। so, जो भी मेरे अंदर स्पोर्स बनेंगे these are the zygospores। oomaicities में कैसा होगा, oomaicities में अलग है, जो मेरा मेल गैमीट है ये फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज किया। नाउ दैट फर्टिलाइज एग, इसी को oospore कह देते हैं, कुछ नहीं, इसी को oospore कह दिया। तो बाकी सारे स्पोर तो हैप्लॉइड है, ये आपके डिप्लॉइड है। अब इसमें ऑब्वियसली मियोसिस होगी, उसके बाद डेवलपमेंट होगा। ठीक है, चलो अब एक बार उस टेबल को देख लेते हैं और सारी चीजों को पढ़ लेते हैं। तो मैंने यहां पे क्या देखा कि आपकी फाइकोमाइसिटीज में जाइगो और oomaicities है, इसमें आपका ए सेप्टेट हाइफे, इसमें आपके oospores जाइगोस्पोर्स बनते हैं। एस्कोमाइसिटीज में आपकी एस्कोस्पोर्स एस्कस सेप्टेट हाइफे, बेसिडियोमाइसिटीज में सेप्टेट हाइफे बेसिडियोस्पोर्स, इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, और एस्को में और ड्यूटेरो में कोनिडिया वाले एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। सो ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्टी बोलते हैं, इम्परफेक्टी फंजाई, बिकॉज देयर इज नो मियोसिस, देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए अब सारे के हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज एक्वेटिक होते हैं, डिकेइंग डैम्स प्लेसेस में रहते हैं। माइसीलियम एसेप्टेट तो सिनोसेटिक हो गया। न्यूट्रिशन पैरासाइट की तरह प्लांट्स में रहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स जो मोटाइल हैं। एप्लानोस्पोर में वो सारे जाइगोस्पोर के आगे जो नॉन मोटाइल और एंडोजीनस। कोनिडियोस्पोर्स नॉन मोटाइल थे लेकिन एक्सोजीनस थे। वेजिटेटिव फ्रैगमेंटेशन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, oogamia and isogamy, isogamy। नाउ व्हाट इज दिस? गैमीट्स ही तो फ्यूज कर रहे हैं और बना रहे हैं जाइगोस्पोर जिसमें कोई फ्रूटिंग बॉडी नहीं है। एनसीईआरटी में oomaicities जाइगोमाइसिटीज अलग अलग नहीं दे रखा, तो ये एनसीईआरटी के हिसाब से वो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया। तो जाइगोस्पोर बनाएंगे, कोई फ्रूटिंग बॉडी नहीं होता। oogamia या नीसोगैमी और आइसोगैमी। oogamia कंडीशन जहां पे फीमेल गैमीट लार्ज होता है मेल से। अनीसोगैमीट जहां पे बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट डिफरेंट होता है, यहाँ पे भी डिफरेंट है, मेल फीमेल लार्ज है तो oogamia कह दिया। आइसोगैमी जब दोनों मेल एंड फीमेल गैमीट सेम होते हैं, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। एग्जाम्पल म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइजोपस इज ब्रेड मोल्ड, एल्ब्यूगो होमोथैलस याद करना है, म्यूकर याद रखना है, ये पूछा गया है, फाइकोमाइसिटीज में आता है। एस्कोमाइसिटीज में एस्कस होता है, सैक होता है, तो दीज आर नोन एज सैक फंजाई। सेप्टेट हैं, ब्रांच्ड हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, कॉर्पोफिलस। एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स एस्कोस्पोर्स होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें पेनिसिलियम आता है जिससे हमें एंटीबायोटिक मिलती है। इसमें ईस्ट भी आता है, इसमें वो सारी चीजें आते हैं जो अब आगे पढ़ेंगे। ईस्ट भी इसी में है, ब्रेड और वियर वाला। एस्परजिलस, इससे हमको सिट्रिक एसिड मिलता है। क्लेविसेप्स, ये टॉक्सिक होते हैं। न्यूरोस्पोरा को हम कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। देखिए बेटा, इस पे बहुत सारी जेनेटिक रिसर्च हुई है, तो ड्रोसोफिला पे जैसे जेनेटिक रिसर्च की थी टीएच मॉर्गन ने, हम पढ़ेंगे, आप आगे पढ़ेंगे क्लास 12 में। न्यूरोस्पोरा में हुई है, इसको न्यूरोस्पोरा ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। इसी को पिंक मोल्ड भी कहते हैं, दिस पिंक मोल्ड, न्यूरोस्पोरा। मॉरल एंड ट्रफल्स, ये एडिबल होते हैं। ठीक है, चलिए। बेसिडियोमाइसिटीज में इनको ब्रैकेट फंजाई कहा जाता है, और पफ बॉल्स मशरूम्स इसी के अंदर होते हैं। सभी के पिक्यूलर चीजें याद रखिए।
माइसीलियम सेप्टेट, ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रैगमेंटेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिडियोस्पोर्स। इसमें मशरूम्स, अगैरिकस, अस्टिलागो, पक्सीनिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्मट और रस्ट कॉज करते हैं। सो दिस इज अस्टिलागो, देखो इसमें कॉर्न प्लांट में स्मट डिजीज कॉज कर रखी है, एंड दिस इज पक्सीनिया ने रस्ट डिजीज कॉज कर रखी है। द लास्ट इज वी हैव इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर इम्परफेक्टिव फंजाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, सैप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिकम्पोजर्स होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, ऑल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा और कॉलीट्रोट्राइकम। विद दिस थिंग आपका किंगडम फंजाई खत्म होता है। नाउ नेक्स्ट क्लास में बेटा हम यहाँ पे पढ़ेंगे वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, लाइकेंस और प्लांट और एनिमल को थोड़ा सा देखेंगे, बट उनको फिर आगे उनके अपने चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आप पता लग गया हो फंगस में कितना ही पढ़ना है, कितना छोड़ना है। छोड़ना कुछ नहीं है, बस इतना ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय एंड थैंक यू।